नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुरक्षा परिषद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद व्यवस्था वीटो का अध्ययन करेंगे। ये जो वीटो का जो अधिकार है, इसकी एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सुरक्षा परिषद के चार्टर में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात प्रत्यक्षतः सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वीटो का अधिकार चार्टर प्रदान नहीं करता है, किंतु चार्टर के अनुच्छेद आर्टिकल 27 की उपधारा 3 जो है, उसमें मतदान व्यवस्था का वर्णन है। और सुरक्षा परिषद में दो प्रकार की मतदान प्रक्रिया की बात कही गई है। पहला जो है वो महत्वपूर्ण विषय और दूसरे प्रकार के जो विषय होते हैं वो है साधारण विषय। जो महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों पर मतदान का जो प्रस्ताव है वो पारित होने के लिए मतदान में उस प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय के लिए आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य के साथ ही 4 अस्थायी सदस्य। इस तरह से यदि कुल 9 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पास होगा तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इनमें से यदि 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें से यदि किसी भी एक सदस्य ने और एक से अधिक सदस्यों ने भी प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया है तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। जो शेष 10 सदस्य हैं, 10 में से 4 सदस्यों की इसमें स्वीकृति होनी आवश्यक है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण विषयों पर ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इन 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार ही वीटो या निषेधाधिकार कहलाता है। पहली यह महत्वपूर्ण बात है। साधारण विषय जो है, साधारण विषय में कोई भी 9, टोटल 15 है, 15 में से कोई भी 9 सदस्य उसके पक्ष में वोट करते हैं तो वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से जो चार्टर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के महत्वपूर्ण और साधारण विषयों में भेद करता है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिसको कि डबल वीटो कहा जाता है, ये जो डबल वीटो है ये क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि यह निर्धारित करना कि कोई विषय साधारण है अथवा नहीं। अर्थात कोई एक नया विषय है, नया विषय किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा या जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा? यदि वो महत्वपूर्ण विषय की कैटेगरी में रखा जाता है नया विषय, तो इसमें 5 + 4 वोट की आवश्यकता होगी। और यदि जनरल कैटेगरी में रखा जाता है तो इसमें NE 9 की आवश्यकता होगी। अब नए विषय को प्रत्येक महाशक्ति क्या चाहेगी? ये पांचों ही महाशक्तियां मिलकर के ये चाहेंगी कि उस विषय को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले आया जाए, ताकि प्रत्येक महाशक्ति का जो प्रभाव है और जो शक्ति है वो उस नए विषय के बारे में भी बढ़ जाएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण विषयों के मामले में तो पहले से ही उनके पास वीटो है और नए विषयों को भी वीटो की कैटेगरी में सम्मिलित करने का उसका जो अधिकार है वो भी वीटो कहलाता है। तो इस तरह से ये डबल वीटो हो गया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात जानने की एक और है जो छिपी हुई है, वो ये है कि हम सामान्यतः अब तक ये मान रहे हैं कि महत्वपूर्ण विषयों में जो 5 सदस्य देश हैं, इन 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो जो है वो वीटो कहलाता है। किंतु यह जो वीटो है एक दूसरी तरह से शेष जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं या जिनको हम कह सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनके पास भी एक अलग तरह से वीटो है। और वो कैसे कि यदि किसी प्रस्ताव पर
पांच परमानेंट मेंबर्स ने स्वीकृति दे दी। किंतु क्या केवल 5 परमानेंट मेंबर की स्वीकृति से ही प्रस्ताव पास हो जाएगा? नहीं, उसके लिए और क्या चाहिए? उसके लिए 4 अन्य राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए। अब 10 में से यदि 4 राज्यों की स्वीकृति इनको मिल जाती है तो यह बन जाते हैं 9। किंतु 10 में से यदि इनको 4 से कम की स्वीकृति मिलती है, या हम ये कहें कि 7 या अधिक, या हम कह सकते हैं कि 6 से अधिक, 7 और उससे अधिक सदस्य यदि प्रस्ताव के नेगेटिव वोट करते हैं तो इनको 9 से कम सदस्य मिलेंगे और इस तरह से जो प्रस्ताव है वो भी गिर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य बहुत समझदारी से और मिलकर के यदि वोटिंग करते हैं तो वो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के सहमति के बावजूद भी प्रस्ताव को गिरा सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं। इस प्रकार से जहां परमानेंट मेंबर्स को प्राप्त वीटो यही चर्चा का विषय रहता है, किंतु यह विषय गौण कर दिया जाता है या भुला दिया जाता है कि 10 अस्थायी सदस्य भी अपने विवेक और अपने समझदारी से वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अब वीटो की ये जो व्यवस्था है, इसका व्यवहार में प्रयोग कैसे हुआ है, अब यदि हम उसको देखने का यदि हम प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि इसके व्यावहारिक उपयोग के कारण वीटो एक बहुत ही एक नोटोरियस, या हम ये कह सकते हैं कि वीटो की बहुत अधिक आलोचना हुई है। वीटो की यदि हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि द्वितीय महायुद्ध के विजयी होने के पश्चात ये जो विजयी महाशक्तियां थीं, ये विजयी महाशक्तियां ये नहीं चाहती थी कि इनकी स्थिति अन्य राज्यों की तरह ही सामान्य बनी रहे, और इसीलिए इन विजयी महाशक्तियों ने ये प्रयास किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इनकी महत्वपूर्ण स्थिति बनी रहे, और इसी महत्वपूर्ण स्थिति को इन्होंने सुरक्षा परिषद में अपनी परमानेंट मेंबरशिप के में आरक्षित करके सुरक्षित कर लिया। और यह जो बैकग्राउंड है, इसी बैकग्राउंड में वीटो को समझना चाहिए। किंतु जिस द्वितीय महायुद्ध के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका की जो शत्रुता थी वो बढ़ती चली गई और मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब संघ का निर्माण हो रहा था, तब यह सोचा गया था कि पांचों महाशक्तियां किसी भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्न पर यदि एक होकर के कार्य करेंगी तो उनकी एकता के परिणाम स्वरूप 5 जो देश हैं वो यदि यूनाइटेड होकर के काम करेंगे तो पांचों के साथ होने से किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो पांचों के सहयोग की अपेक्षा या पांचों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही वीटो की व्यवस्था शुरू की गई थी। किंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां बदल गई और एक नए प्रकार के वैश्विक परिदृश्य का उदय हुआ, जिसको कि शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध के काल में वीटो, जो कि इनके सहयोग का साधन बनना चाहिए था, वह इनकी शत्रुता को उजागर करने का प्रमुख साधन बन गया। शीत युद्ध के दौरान हम यदि विभिन्न महाशक्तियों के द्वारा वीटो के प्रयोग करने की यदि हम एक सूची बनाएं तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने वीटो का प्रयोग किस तरह से किया है। सबसे ज्यादा जो इस मामले में कुख्यात है वीटो के प्रयोग में, वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ ने अब तक कुल 143 बार वीटो का प्रयोग किया है। अमेरिका ने अब तक कुल 83 बार वीटो का प्रयोग किया है।
ब्रिटेन ने अब तक कुल 32 बार वीटो का प्रयोग किया है। फ्रांस ने अब तक कुल 18 बार वीटो का प्रयोग किया है और चीन ने अब तक कुल 16 बार वीटो का प्रयोग किया है। चीन की स्थिति ये है कि 1971 से पहले चीन का जो प्रतिनिधित्व था वो राष्ट्रवादी चीन का था, रिपब्लिक ऑफ चाइना या जिसे कि आरओसी कहते हैं, जो कि अमेरिका का पक्षकार देश था। किंतु 1971 में साम्यवादी चीन को आरओसी के स्थान पर, या जिसको कि हम कह सकते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी, जब साम्यवादी चीन को सदस्यता मिल गई 1971 के बाद, तो ये जो है वो प्रो कम्युनिस्ट था, तो ये रशिया का मित्र बन गया और उससे पहले ये अमेरिका का मित्र था। इसी प्रकार से जो सोवियत संघ है वो 1991 में जो है वो रूस के नाम से स्थायी सदस्य बन गया था। सोवियत संघ ने सबसे पहले 1946 में पहली बार वीटो का प्रयोग किया और उसके बाद लगातार इसके द्वारा वीटो के प्रयोग को किए जाने के कारण इसके जो प्रतिनिधि हैं, सोवियत संघ के जो विदेश मंत्री हैं आंद्रेई ग्रोमिको, उन्हें मिस्टर नॉट कहा जाने लगा, क्योंकि हर बात पर वो हर प्रस्ताव पर वीटो करवाते थे। इसी प्रकार से सोवियत संघ के जो यूनाइटेड नेशंस में जो प्रतिनिधि थे मोलोटोव, उनको मिस्टर वीटो के नाम से उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। सोवियत संघ ने जिन प्रश्नों पर सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया उनमें नए राज्यों के प्रवेश को लेकर के वीटो था। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि अमेरिका अपने पिछलग्गू और अपनी प्रभाव वाले देशों की संख्या सोवियत यूनाइटेड नेशंस में बढ़ाए। इसी प्रकार से अमेरिका को भी नए राज्यों के प्रवेश में तब वीटो करने का उनको वो मिला जबकि ईस्टर्न ब्लॉक के जो राज्य हैं वो, अब यूरोप की स्थिति को यदि हम देखें तो यदि ये यूरोप है और ये ईस्टर्न ब्लॉक है, ये यूरोप का जो ईस्टर्न क्षेत्र के जो देश हैं वो सब यूएसएसआर की सीमा से लगे हुए हैं। यूएसएसआर ये चाहता था कि इन देशों की सदस्यता यूएनओ में मिले, किंतु जब इनके लिए ये प्रयास करता तो यूएसए वीटो कर देता, और इन देशों के लिए या दुनिया में अन्य कहीं भी यूएसए के देशों के लिए वीटो किया जाता को यूएनओ में प्रवेश के लिए प्रस्ताव लाया जाता तो यूएसएसआर वीटो कर लेता। अब तक सर्वाधिक बार वीटो जो है वो नए सदस्यों के प्रवेश को लेकर के हुआ है, और जो अंतिम वीटो है अभी तक का वो भी यूएसएसआर ने किया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूएसएसआर के वीटो की जो तादाद है वो काफी अधिक है। अभी तक टोटल 293 टाइम्स वीटो हो चुका है यदि पांचों सदस्यों का हम गिनती करते हैं तो। अमेरिका ने अपना जो सबसे पहले वीटो है वो 1970 में पहले वीटो का अमेरिका ने प्रयोग किया था सीरिया के प्रश्न पर, सीरिया और लेबनान के प्रश्न पर, जो कि आज भी एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। अभी पिछले 2011 के बाद जो सर्वाधिक वीटो यूएसएसआर ने किए हैं, कुल 16 वीटो 2011 के बाद रूस ने कुल 16 वीटो किए हैं। इनमें से जो 13 वीटो हैं वो सीरिया की समस्या को लेकर के किए हैं, और अन्य जो वीटो हैं वो यूक्रेन और क्रीमिया, जो कि आज भी हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज की ज्वलंत समस्या बनी हुई है यूक्रेन का इशू। अमेरिका ने जिस प्रश्न को लेकर सर्वाधिक वीटो किए हैं वो है इजराइल का प्रश्न, यानी कि मध्य पूर्व का अरब इजराइल जो संकट है, उस संकट में इजराइल के पक्ष में अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है। सबसे कम वीटो का जो प्रयोग हम देखें तो वो फ्रांस का है, यद्यपि यहाँ चाइना का नंबर हम देख रहे हैं, लेकिन चाइना जो साम्यवादी चाइना है, साम्यवादी चाइना ने 1971 में अपनी सदस्यता प्राप्त करने के बाद 1997 के बाद से फ्रीक्वेंटली वीटो का प्रयोग किया है, और अपने कुल वीटो का जो अधिकांश भाग है 1997 के बाद चीन ने वीटो का प्रयोग किया है। और चीन ने भी नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में वीटो किया है, और सोवियत संघ के साथ भी अनेक प्रश्नों पर
वीटो का प्रयोग किया है। सीरिया के प्रश्न पर वह सोवियत संघ के साथ है, यूक्रेन के प्रश्न पर भी वह सोवियत संघ के साथ है। तो कुल मिलाकर के सबसे कम जो वीटो, सबसे कम राजनीतिक दलबंदी में जो फंसा हुआ देश हमें यहाँ पर नजर आ रहा है इस सारणी में, वो फ्रांस है। और फ्रांस ने ही वीटो के दंश को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की पहल भी की है। फ्रांस ने एक ग्रुप बनाया है। फ्रांस ने सबसे पहले ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये कहा कि वीटो का अधिकार परमानेंट मेंबर्स को मिला हुआ एक अधिकार नहीं वरन एक कर्तव्य है जो चार्टर के द्वारा दिया गया है। चार्टर की अपेक्षा है, यूएन चार्टर बनाने वाले जो लोग थे उनकी अपेक्षा थी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में यूएनओ का सुरक्षा परिषद एक जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन करेगा। उसी जिम्मेदारी के लिए उसे वीटो दिया गया था, किंतु आज इसने अपने इस कर्तव्य के बजाय इसको अपना अधिकार मान लिया है और शांति के क्षेत्र में काम करने की बजाय महाशक्तियों ने इसे अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना लिया है। इस तरह से फ्रांस की ये कोशिश है कि वो उसने अभी तक वॉलंटरीली, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अपनी इच्छा से 89 के बाद में एक बार भी वीटो नहीं किया है। यद्यपि ब्रिटेन ने भी 89 के बाद से एक बार भी वीटो नहीं किया है, किंतु फ्रांस ने इस बात की पहल की और उस पहल में ब्रिटेन ने भी फ्रांस का साथ दिया है। फ्रांस का ये कहना है कि वीटो जो है वो 3 क्षेत्रों में नहीं दिया जाना चाहिए। वो 3 क्षेत्र हैं वॉर क्राइम्स, यानी कि जहां भी युद्ध होते हैं और युद्ध अपराध जो किए जाते हैं किसी भी जीतने वाले देश के द्वारा हारने वाले देश के प्रति जो युद्धापराध किए जाते हैं, या जो जातिवध है जिसे कि जेनोसाइड कहा जाता है, और तीसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये 3 क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जहां पर वीटो का प्रयोग किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए। सन 2005 में वर्ल्ड समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। इस वर्ल्ड समिट में दुनिया के 120 देशों के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध अपराध, जातिवध या मानवता के खिलाफ कोई भी यदि अपराध होते हैं तो इन्हें वीटो की कैटेगरी से बाहर रखा जाना चाहिए। और इस वर्ल्ड समिट में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। इसी प्रकार से ACT नाम से 27 छोटे और मझोले राष्ट्रों का एक समूह है। इनका जो फुल फॉर्म है वो है अकाउंटेबिलिटी, कोहेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, अर्थात उत्तरदायित्व, संगति और पारदर्शिता। तो वीटो के मामले में उत्तरदायी बनना चाहिए, संगतिपूर्ण कार्य होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए। मझोले और छोटे 27 राष्ट्रों ने यह एक अभियान चलाया और इस अभियान के अंतर्गत भी उन्होंने इस बात के लिए महत्व जोर दिया कि वॉर क्राइम, जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन 3 क्षेत्रों में वीटो का जो प्रयोग है वो हटा दिया जाना चाहिए।
इसी प्रकार से स्मॉल 5 नाम के 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, लिechtenstein और मोरक्को। तो इस तरह की जो 5 देश हैं, इन पांचों देशों ने भी मिलकर के एक्ट के साथ में अपने सुर मिलाया और उन्होंने ये कहा था कि वीटो के दंश को कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि अब दुनिया भर में ये सहमति बन रही है कि वीटो का जो दुरुपयोग शीत युद्ध के काल में किया गया राज्यों के द्वारा, अब उस दुरुपयोग को बंद किया जाना चाहिए। वीटो के मामलों को बहुत ही स्पेसिफिक, केवल शांति और सुरक्षा के लिए उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। वीटो के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें कही गई हैं। वीटो के पक्ष में जो बातें कही गई हैं, उनका सार ये है, यदि हम उनको बिंदुओं में अगर देखने का प्रयास करें, कि यूनाइटेड नेशंस बना रहे, इसके लिए वीटो आवश्यक है। यदि वीटो समाप्त हो जाएगा तो महाशक्तियां यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता छोड़ देंगी और उनके छोड़ने से यूनाइटेड नेशंस का रहना या नहीं रहना वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाएगी। इसलिए यदि हमें यूएनओ के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें उस एक आवश्यक बुराई को वीटो के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यूएनओ का जो अस्तित्व है उसके लिए वीटो एक बुराई की तरह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा है, संघ में संतुलन बनाए रखने के लिए वीटो आवश्यक है। वर्तमान में 5 देशों में से जो 3 हैं वो वेस्टर्न ब्लॉक के देश हैं और जो 2 हैं वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के देश हैं। शीत युद्ध के पहले 1971 से पहले जो स्थिति थी, उस समय 4 देश वेस्टर्न ब्लॉक के थे और एक देश अकेला सोवियत संघ जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का था। इस प्रकार से सारा शक्ति संतुलन जो था वो अमेरिका के पक्ष में था और अमेरिका अपनी इस वैश्विक स्थिति का यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसका पूरा फायदा उठा करके अपने स्वार्थों की सिद्धि कर सकता था। इसलिए शीत युद्ध के काल में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सोवियत संघ का जो ये वीटो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ अमेरिका के दादागिरी को, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वीटो जो है वह कई बार न्याय के क्षेत्र में भी, न्याय को प्राप्त करने के लिए भी लाभकारी रहा है। हम स्वयं भारत के ही उदाहरण से लें तो 1957 में 2 बार और 1971 में 3 बार वीटो का प्रयोग किया गया भारत के पक्ष में, जबकि वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो पाकिस्तान के पक्ष में था। तो भारत की न्यायपूर्ण मांगों के साथ उस समय सोवियत संघ ही खड़ा था। ऐसे अनेक मामलों में सोवियत संघ ने सत्य का साथ दिया है, न्याय का साथ दिया है। यदि सोवियत संघ के पास वीटो नहीं होता तो न्याय की बात को दबाया जा सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वीटो जो है वो कारण नहीं है वरन परिणाम है। यदि हम इस रूप में इसको देखें तो वीटो को समाप्त करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वरन उन परिस्थितियों पर सोचना चाहिए कि आखिर कोई देश वीटो का प्रयोग करते क्यों है, तब हमें वास्तविक शक्ति राजनीति का पता चलेगा। इस प्रकार से वीटो को समाप्त नहीं करना ही हितकर है, ऐसा वीटो के पक्षकार देश मानते हैं। किंतु बहुत सारे देश, जिनमें कि अधिकांश तीसरी दुनिया के देश हैं, ये सभी मानते हैं और हर बार जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अभी इन सालों के जो महासचिव हुए हैं, सभी महासचिवों ने वीटो के संशोधन के बारे में या वीटो के संतुलित प्रयोग की बात कही है कि यूएन चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए वीटो को लेकर के। तो एक मानसिकता वीटो के विपक्ष में है। अब वीटो के यदि हम विपक्ष की बात करें तो वीटो के विपक्ष के कुछ जो बिंदु हैं वो, एक पहला तो ये है कि ये एक अनडेमोक्रेटिक या अप्रजातांत्रिक उपबंध है। यानी कि पूरी दुनिया में इतने देश हैं
किंतु केवल 5 देशों को वीटो प्रदान किया जाना यह पूरी तरह से लोकतंत्र के इस युग में लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाने जैसा है। 5 देशों को विशेष दर्जा देना, जबकि सोवियत जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर महासभा में एक देश एक वोट की बात का वकालत करता है, वही यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण देशों को बहुत अधिक वेटेज दे दिया गया है। ये एक अनडेमोक्रेटिक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसका जो आलोचना है वो है ये नेशनल इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देने वाला है। राष्ट्र अपने जो निजी हितों की, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने वीटो का जो प्रयोग है वो स्वयं के हितों को साधने के लिए, न कि विश्व की शांति और व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने किया है। इसी प्रकार से वीटो के पक्ष विपक्ष में जो एक और महत्वपूर्ण बात है तीसरी, वो ये है कि वीटो ने सिक्योरिटी काउंसिल की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न की है। जब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिस समय विचार किया जाना चाहिए वो सब प्रश्न पीछे छूट जाते हैं और महाशक्तियों की जो राजनीतिक रस्साकशी है उसके कारण वीटो के इर्द गिर्द ही पूरी सुरक्षा परिषद का समय समाप्त हो जाता है। और इसीलिए व्यवहार में होता ये है कि बहुत सारे ऐसे रिजोल्यूशंस हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं आते, इस भय से नहीं आते कि उनको लाने की कवायद बेकार हो जाएगी क्योंकि उस पर वीटो हो जाएगा। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली भी बाधित होती है। अगली जो एक और महत्वपूर्ण आलोचना है वो ये है कि वीटो ने महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में उनको सहयोग दिया है। अमेरिका वीटो के माध्यम से अपने पक्षकार देशों के पक्ष में वीटो करता है तो अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है। इसी तरह से सोवियत संघ यदि अपने प्रभाव अपने मित्र देश के पक्ष में वीटो करता है तो उनका प्रभाव बढ़ता है। जैसे भारत के पक्ष में 1957 में और 1971 में सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया तो भारत को लगा कि भारत का हित जो है वो सोवियत संघ के साथ बने रहने में है, न कि अमेरिका के। इस तरह से वीटो का प्रयोग करके सोवियत संघ ने भारत के रूप में अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत कर लिया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वीटो ने नए प्रादेशिक संगठनों की होड़ को भी बढ़ाया है। वीटो के कारण सिक्योरिटी काउंसिल का जो सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। तो नाटो, सीटो, सेंटो ये जो संगठन बने हैं, इसके अलावा भी अनेक संगठन जो क्षेत्रीय संगठन बने हैं, सैनिक संगठन बनते हैं, उनके पीछे महत्वपूर्ण बात यही है कि सुरक्षा परिषद उनके हितों को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें अपने हितों को अपने अपने लेवल पर ही पूरा करना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है। वीटो जो है वो चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि है। वीटो की आलोचना एक तरह से चार्टर की इस त्रुटि की आलोचना है, जिसमें उन्होंने चार्टर के जो निर्माता हैं उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि उनके इस उपबंध का कितना बड़ा दुरुपयोग राष्ट्रों के द्वारा हो सकता है। इसलिए चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वीटो की पक्ष के बजाय विपक्ष के जो आलोचना है वो ही ज्यादा खुल करके सामने आई है। अब है कि क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वीटो को समाप्त करने के लिए चार्टर में सुधार क्या किया जा सकता है। चार्टर में सुधार की जहां तक बात है, वहां हम जानते हैं कि इसका जो अनुच्छेद 108 और 109 है वो चार्टर के संशोधन से जुड़ा हुआ है। और 108 ये कहता है कि चार्टर के किसी भी स्थान में संशोधन करने के लिए महासभा के 2/3 प्लस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत आवश्यक है। और 5 स्थायी सदस्य
अपने वीटो को छोड़ने के लिए क्योंकि कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए निकट भविष्य में वीटो के वर्तमान स्वरूप से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के चलते हुए भी क्या वीटो में परिवर्तन किया जा सकता है? तो उसका जो उत्तर है वो फ्रांस की इस बात से ही दे सकते हैं कि अनेक देश हैं जो वीटो के विरोध में अपनी बात को मुखर कर रहे हैं। यदि परमानेंट देशों की बात करें तो फ्रांस इस मामले में सबसे पहले आगे आया है, और इसके साथ ही यूके भी, जिन्होंने 1989 के बाद से वीटो का प्रयोग नहीं किया है, और ये देश चाहते हैं कि वीटो का जो प्रयोग है वो सीमित होना चाहिए। 2005 की जो वर्ल्ड समिट हुई थी, जो विश्व के सभी देशों के शासनाध्यक्षों की जो बैठक हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड, इन सभी बातों में वीटो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो एक्ट है और इसी तरह से स्मॉल 5, ये कुछ ऐसे देश या इस प्रकार के ये प्रयास हैं, और इन प्रयासों में ये हर बार ये बात मुखर की जाती है कि वीटो का जो प्रयोग है वो कम से कम इन क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनेक ऐसे एरियाज हैं जहाँ वीटो का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे नए सदस्यों का प्रवेश। नए सदस्यों के प्रवेश में सबसे अधिक वीटो का प्रयोग हुआ है। सोवियत संघ ने बार बार वीटो का प्रयोग किया। 1955 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 16 देशों को, जिनमें ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक दोनों को एक साथ वीटो का अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार से वीटो जो है वो केवल शांति और सुरक्षा के केवल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही रहना चाहिए। चार्टर में संशोधन किए बिना ही यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो वीटो की जो व्यवस्था है उसके दंश से संयुक्त राष्ट्र संघ को मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद।